के बारे में बात करते हैं। ग्रेविटेशन, इसमें आ रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या कहता है कि दो पॉइंट मास है, उनके बीच का जो सेपरेशन है ये है आर। ये जो जितने भी यूनिवर्स में एलिमेंट हैं, पार्टिकल हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम देख रहे होंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल है मास के प्रोडक्ट के, और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और पूरे फिजिक्स में जब प्रोपोर्शन का साइन हटाते हो, एक कांस्टेंट आता है जिसे आप कह रहे हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा जाएगा दोनों पार्टिकल के ऊपर, न्यूटन थर्ड लॉ से वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, तो दोनों के अमाउंट सेम होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, m1 पे लगने वाला और m2 पे लगने वाला। ये नहीं कि ज्यादा मास का है तो उस पर ज्यादा फोर्स, नहीं, फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से सेम होंगे दोनों पे लगने वाले, और उनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे। ये बी की तरफ, बी ए की तरफ, m1 m2 की तरफ जाना चाहेगा, m2 m1 की तरफ आना चाहेगा। और जी को क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपको पता है कि यदि एक स्क्वायर शेप के कॉर्नर्स पे बॉल रख दिए गए सारे m मास वाले, और सेंटर पे रख दिया गया ब्लू कलर का एक m0, और आपसे कह दिया गया फाइंड टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m0। तो ध्यान से देखिए, m0 पर कितने ऑब्जेक्ट हैं जो फोर्स लगा रहा है? तो m0 पर 4 ऑब्जेक्ट हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, 4 m है जो फोर्स लगा रहे हैं। तो m0 पर फोर्स लगाने वाला काम कौन कौन कर रहा है? स्क्वायर का सेंटर है, तो ये तो सारे लेंथ एक जैसे होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला m है, ये सेंटर वाले m को क्या करेगा? m0 को क्या करने वाला है? सेंटर वाले m0 को अपनी तरफ बुलाएगा, भाई आजा मेरी तरफ। और फोर्स कितना लगाएगा? तो फोर्स लगाएगा g m0 m बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दो, दूसरा वाला m0 क्या करेगा? वो भी अपनी तरफ, दूसरा वाला m, वो भी m0 को अपनी तरफ बुलाएगा। तीसरा वाला क्या करेगा? ये कहेगा ना ना उधर कहाँ जाएगा, मेरी तरफ आ। वो भी F लगाएगा फोर्स। सब में F एक जैसे दिख रहा है। और ये चौथा वाला उसे अपनी तरफ बुलाएगा। तो बताओ, ये जो सेंटर पे m0 है वो किसकी तरफ जाएगा? A की तरफ, या B की तरफ, या C की तरफ, या D की तरफ?
किसकी तरफ जाएगा? सर अपनी जगह पे रहेगा। तो आप क्या सोचेंगे? सेंस फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, hence total gravitational force acting on m naught is 0। जितना ऊपर फोर्स लगते दिखा ए की तरफ, उतना ही सी की तरफ कैंसिल आउट हो गए, और जितना फोर्स लगते देखा आपने बी की तरफ, उतना ही फोर्स लगते देखा आपने डी की तरफ, वो कैंसिल आउट हो गए। तो क्या कहेंगे? नेट फोर्स 0। तो इतना टफ क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, आपसे तो, क्योंकि आप वेक्टर बहुत ज्यादा नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी आप आंसर कर सकते हो। आप तो केवल दो पार्टिकल का पहले सीख लो, दो पार्टिकल पे क्या होगा। यदि दो पार्टिकल के फोर्स की बात करते हैं तो पहला पॉइंट जो याद रखना है न्यूटन्स लॉ में, पहला पॉइंट कि जो फोर्स होता है वो मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। का मतलब इफ आर को आप चेंज कर दो 2r से, देन एफ चेंज हो जाएगा f/4 से। क्या ये प्रोपोर्शनैलिटी समझ में आई आपके? यस। यदि डिस्टेंस डबल कर दोगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। इफ आर को आप कर देते हो 3r, देन एफ बदल जाएगा f/9 से। इफ आर को चेंज कर देते हो 4r से, देन एफ चेंज हो जाएगा f/16 से। प्रोपोर्शन का मीनिंग आपके समझ में आ रहा होगा। क्या मैं मान लूं ये प्रोपोर्शन वाला ये आइडिया समझ में आ रहा है आपके? यस सर। आप लोग कॉपी पे लिखना चाहें तो ये बातें नोट कर लीजिए, फिर मैं पेज चेंज करूंगा। न्यूटन्स लॉ कह रहा है फोर्स जो दो पार्टिकल के बीच, पॉइंट मास के बीच होगा, वो मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मैं चेंज करूं पेज?
यहां देखिए, ये है m, ये है 2m, ये फिक्स्ड है और इनके बीच का डिस्टेंस है d। बताइए कि कहां पर मैं m नॉट रख दूं? फाइंड पोजीशन x such that net gravitational force on mass m नॉट shown will be 0। मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है। ये स्मॉल m जो दोनों है वो तो रुके हुए हैं, ए और बी। आपको ये सी वाला का पॉइंट जो जहां m नॉट रखा है उसका पोजीशन बताना है, तो x का वैल्यू, तो उस पे नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। तो कैसे काम करेंगे? पहले तो ये बताइए इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा? m नॉट पे कौन कौन फोर्स लगाएंगे? किससे किसके साथ ये बातचीत कर रहा होगा? लेफ्ट वाले के साथ बातचीत करेगा और राइट वाले के साथ भी बातचीत करेगा। और ये रेस्ट पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा कब? जब ये कैंसिल आउट हो जाए फोर्स। ये पहला वाला फोर्स लिखोगे कैसे? जी एम एम नॉट बाई एक्स स्क्वायर। यदि ये x है तो दूसरी तरफ कितना डिस्टेंस है? d माइनस एक्स। d मान लो तुम्हारे पास अवेलेबल है 12 मीटर, मान लो ये गिवन है। तो अगला वाला क्या हो जाएगा? जी एम नॉट इंटू 2m बाई 12 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास सॉल्व करके रिलेशन आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 बाई डी माइनस एक्स स्क्वायर। डी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। डी माइनस एक्स इक्वल्स टू रूट 2x। डी इक्वल्स टू x रूट 2 प्लस एक्स। डी इक्वल्स टू x रूट 2 प्लस 1। x का वैल्यू हो गया d बाई रूट 2 प्लस 1। x का वैल्यू आ गया 12 बाई रूट 2 प्लस 1। ये थोड़ा सा अकलमंदी आप दिखाएं कि आपने फोर्स मुझसे पढ़ा है और मैंने आपको बताया है फोर्स क्या है। जैसे ह्यूमन लाइफ बिना एक दूसरे के इंटरेक्शन से बेकार लगता है हमें, तो वैसे ही पार्टिकल का भी बिना इंटरेक्शन से लाइफ बेकार लगता है। पार्टिकल जो इंटरेक्ट करता है उसका मेजर है फोर्स। तो सी वाला पार्टिकल ए से बातचीत करेगा और सी वाला पार्टिकल बी से बातचीत करेगा, और सी अपने जगह पर कंफर्टेबल होगा यदि दोनों के साथ उसका लगाव एक जैसा हो। यदि ए से ज्यादा लगाव होगा तो सी ए के गले मिलने पहुंच जाएगा। सी का यदि बी से ज्यादा लगाव होगा तो सी बी के गले मिलने पहुंच जाएगा। यदि ए और बी दोनों से लगाव एक जैसा है तो सी अपनी जगह पे खुश है, जिससे वो दोनों से बातचीत कर पा रहा है। तो हमने सी का ए से जो फोर्स बना और सी का बी के साथ जो फोर्स बना दोनों को बराबर कर दिया। इसका मतलब है सी अपनी जगह पे खुश है, इक्विलिब्रियम में है। और सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई किया तो दिख गया एक्स का वैल्यू। इसी फॉर्मेट में आंसर दे देंगे। आराम से देखिए 2 मिनट, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए।
क्या आप लोगों को कुछ पूछना था इस पेज में? यहाँ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको स्मॉल जी से शो करते हैं। इट इज एक्सेलरेशन ऑफ any particle near Earth's surface due to gravitational force applied by the planet Earth on it. It is acceleration of any particle near Earth's surface due to gravitational force applied by the planet Earth on it. ध्यान से देखिए, यदि ये अर्थ हमने मान लिया और अर्थ का ये हो गया रेडियस, स्फेरिकल अर्थ देख रहा हूं, और ये मास है, और एक छोटा सा पार्टिकल है जो यहाँ है, तो पार्टिकल पर फोर्स कौन लगा रहा होगा? अर्थ इधर लगा रहा होगा। अर्थ के सरफेस के पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही होती है, और उसे mg कह देते हो, वेट। तो अर्थ जिस फोर्स से खींच रही होती है किसी एलिमेंट को, लेकिन आप तो जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कैसे लिखा जाता था? कैपिटल जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ सेंटर पे मान लो कंसंट्रेटेड पॉइंट की तरह, और स्मॉल m वो पार्टिकल। तो आप बाई डिस्टेंस r देख रहे हैं, अर्थ के सरफेस के पास है, तो mg किसके बराबर दिखने लगा? m बाई r स्क्वायर के। या स्मॉल g किसके बराबर दिखने लगा? m बाई r स्क्वायर के। तो आपने क्या देखा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डिपेंड्स ऑन, पहला मास ऑफ अर्थ, दूसरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तीसरा r रेडियस ऑफ अर्थ, और इसके अलावा जो ध्यान रखना है वो ये एंड g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g do not depends on mass of particle. इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बालकनी से किसी तरह एक हाथी को तक और उसको वहां से नीचे धकेल दें, उसे गिरता देखें, या एक छोटे से पार्टिकल उसे ड्रॉप कर दे, उसे गिरता देखें, चाहे न्यूटन का सेब गिरा दें, चाहे तरबूज गिरा दें बालकनी से, उन सबको जमीन की तरफ आते आप देखोगे, और उन सब पे फोर्स जो लग रहा होगा वो अलग अलग होगा। जिसका मास ज्यादा होगा उस पे अर्थ का फोर्स ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि जी
mg कहते हैं आप फोर्स, अर्थ के अट्रैक्शन का फोर्स, या जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट ज्यादा बड़ा है उसका मास ज्यादा है तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन होता है, तो मास कैंसिल आउट हो जाता है ऑब्जेक्ट का मास। तो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चाहे हाथी आ रहा हो फ्री फॉल में चाहे सेब, दोनों का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा वो एक जैसा होगा। और जी का जो वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं अर्थ के लिए, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कह देते हैं। कैपिटल जी कैवेंडिश ने इसका वैल्यू फाइंड किया था एक्सपेरिमेंट से। कैपिटल एम अर्थ का मास पता है, आर रेडियस पता है, सारा पुटअप करके सॉल्व करके देख लेते हैं तो जी आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.78 टाइप आता है, 9.8 कह देते हैं अप्रोक्सीमेशन से। और जब हम लोग काम करते हैं 11th में तो ज्यादातर क्वेश्चन में जी का वैल्यू 10 यूज कर देते हैं, जिससे कि ज्यादा क्वेश्चन बनाया जा सके, कम टाइम में कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया हो उसमें उसे ही यूज करिएगा, वो क्वेश्चन के साथ लिख दिया जाता है। यदि 10 करवाना है यूज तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, अदरवाइज कुछ नहीं कहा गया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू यूज। ये लाइन बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा, स्मॉल जी किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन do not depends on mass of the object। फिर से एक बार लिख दिया। और दूसरा पॉइंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G equals to capital G m by r square depends on mass of the planet and radius of the planet। या इसे ऐसे लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन near the surface of a planet is directly proportional to its mass and inversely proportional to the square of its radius। मतलब G proportional to m and G proportional to 1 by r square। सोचो, यदि अर्थ से ज्यादा मास वाला कोई प्लेनेट होगा, रेडियस अर्थ के जैसा हो, तो मास यदि डबल कर दोगे तो उस प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू डबल हो जाएगा। आर फिक्स रखा है मैंने, ध्यान रखिए, रेडियस सेम है, साइज अर्थ के जैसा है। लेकिन प्लेनेट जो दूसरा आपने देखा वो ज्यादा मास का है, 3 गुने मास का है, 3 टाइम्स है अर्थ से उसका मास, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 3 टाइम्स हो जाएगा उसके सरफेस पर।
क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m के, जब r आप फिक्स मान लेते हो। और यदि मास फिक्स मान लो, अर्थ के मास के बराबर मास का एक नया कोई प्लेनेट है और उसका रेडियस जो है वो अर्थ से डबल है, बहुत बड़ा है प्लेनेट। मास तो अर्थ के जैसा लेकिन रेडियस डबल। यदि रेडियस डबल है तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर। क्या ये कैलकुलेशन, ये आइडिया समझ में आ गया? यस सर। सर आप लास्ट वाला एक बार रिपीट कर सकते हैं? ये g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m का क्या मतलब हुआ मेधा? यदि r को डबल कर देंगे तो g क्या डबल हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1/4। r को यदि ट्रिपल कर दें तो g का क्या हो जाएगा? r को यदि 5 टाइम्स कर दें तो g का क्या हो जाएगा? g/25। 3 टाइम्स कर देंगे r को तो g हो जाएगा g/9। ये हम ध्यान रख रहे हैं कि m सेम है, मास एक जैसा है। और सर यदि मास और ये दोनों बदल जाए तो? ये अर्थ है, रेडियस r, मास m, और ये कोई और प्लेनेट है, मास कहा गया 4m और ये कहा गया 3r, रेडियस, अदर प्लेनेट। तो इस पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन g है, इस प्लेनेट पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन क्या होगा? 4/9। तो g का फॉर्मूला लिख लो, g m/r²। g डैश का फॉर्मूला लिख लो, g 4m/3r²। तो क्या लिख रहे हैं? 4/9 gm/r²। ये कितना हो गया? 4/9 g। तो g डैश किसके बराबर आ जाएगा? 4/9 g। क्या ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाना समझ में आ गया? यस सर। यदि अर्थ की बात कर रहे हैं आप, रेडियस r, मास m, तो सरफेस पे g क्या लिखते हो? gm/r²। लेकिन मास बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं आप, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। जानते हो क्या? यस सर। और यदि आप ये जानते हो तो मास के बदले मैं लिख रहा हूं 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी के लिए कोई सिंबल ले लेता हूं d। d डेंसिटी बाय r²। ये कितना हो गया? 4g π/3 r इंटू d। अब हम क्या देख रहे हैं? इफ r इज सेम then g proportional to d। if density d is same then g proportional to r। तो कंसेप्ट जो है इसे देख लो, और बाई चांस भूल गए तो रास्ता पता है कैसे डिराइव किया गया है। और एग्जाम्पल क्या पूछेगा आपसे? एक तो है अर्थ r रेडियस का और डेंसिटी d, और एक है another planet
रेडियस है 2r और डेंसिटी है d। अर्थ के सरफेस पे g है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। अनदर प्लेनेट पे g डैश कितना होगा आपसे पूछा गया। तो सॉल्व करते वक्त आपने क्या लिखा, g इक्वल्स टू लिखा gm/r²। फिर क्या लिखा, g 4/3 पाई r क्यूब इंटू d/r²। फिर क्या लिख दिया था, g 4π/3 इंटू कैपिटल G इंटू r इंटू d। d इज सेम, ये क्वेश्चन में कहा गया, implies that d is proportional to r। तो r से जब 2r हो गया रेडियस, तो g बदलकर g डैश कितना हो जाएगा, 2g के बराबर हो जाएगा। क्या ये कहानी आपके समझ में आया या नहीं। यदि डेंसिटी दुगना है, सॉरी रेडियस दुगना कर दिया, डेंसिटी सेम है, तो जी भी 2 गुना हो जाएगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, जी डैश इक्वल्स टू 2g। सर मेरे से तो इतना नहीं हो पाएगा। ऐसा आप सोच सकते हैं। तो दूसरा रास्ता है कि दोनों के फॉर्मूले लिखकर डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये एक प्लेनेट है अर्थ, रेडियस r, मास m, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन g। और एक कोई दूसरा प्लेनेट है, रेडियस 2r, डेंसिटी is double than अर्थ। अब इस प्लेनेट पे तुम्हें जी डैश पूछ रहा है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया। अर्थ का डेंसिटी मान लिया सॉल्व करते समय, लेट डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डी। डी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब, अरे मास कैपिटल एम अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, 3m/4 पाई आर क्यूब। तो अब बताओ, हेंस डेंसिटी ऑफ प्लेनेट कितना हो गया, 2d, 2 into 3m/4 पाई आर क्यूब, 3m/2 पाई आर क्यूब। मास m डैश ऑफ अदर प्लेनेट कितना हो गया, m डैश इक्वल्स टू 2d इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई आर, r के बदले तो 2r है, 4/3 पाई 2r क्यूब। डेंसिटी के बदले क्या लिखने वाले हो, 3m/2 पाई आर क्यूब 4/3 पाई 8r क्यूब। यहां से यदि कुछ काट पीट कर सकते हो तो 3 चला गया, पाई चला गया, 2 2 जा 4, 16m रह गया, r क्यूब चला गया। तो मास जो है 16 गुना दिख रहा है। अब जी डैश कहां से लिख पाओगे तुम, तो जी तो हमने याद करके रखा हुआ है, gm/r²। तो जी डैश कितना हो जाएगा, gm डैश बाय r डैश स्क्वायर। m डैश के बदले कितना आ गया है, 16m, और r डैश के बदले कितना आ गया है, 2r का स्क्वायर, 4 gm/r² हो गया। ये कह सकते हैं 4g।
ये टफ क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा आपके लिए। लेकिन यदि सोचने का तरीका सही रखोगे तो इसे देखा जा सकता है। इसका दूसरा रास्ता देखो, हम लोगों ने डिराइव किया था G is proportional to R into D। तो G बाई G डैश कितना हो गया, आर डी बाई आर डैश डी डैश, आर डी बाई 2R 2D, ये हो गया 1/4। तो G डैश कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स G। सर ये तो आसान लग रहा है। सर ये प्रोपोर्शनल कहां से ढूंढ कर लाए आप? तो G का वैल्यू जो था अपने पास देखो क्या था, GM बाई आर स्क्वायर, G 4/3 बाई आर क्यूब इंटू D बाई आर स्क्वायर, G 4 पाई कैपिटल G बाई फोर पाई कैपिटल G बाई 3 इंटू आर डी। तो G प्रोपोर्शनल दिखने लगा आर डी के। फिर कहानी आप चेक करिए। तो हम लोग इस तरह से रेशियो का यूज करेंगे तो टाइम अपना बचेगा, और यदि रेशियो यूज करने में आपको दिक्कत हो तो थोड़ा लंबा रास्ता पकड़ लो। पहले डेंसिटी पता कर लो अर्थ का, फिर डेंसिटी पता कर लो दूसरे प्लेनेट जो दिया गया है क्वेश्चन में उसका, फिर दूसरे प्लेनेट का मास, फिर ग्रेविटेशनल एक्सलेशन वाला फॉर्मूला। या तो वो रास्ता और नहीं तो ये शॉर्टकट। तो रेशियो जिनको समझ में आता है कोई दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो देखिए ये अर्थ मान लो आर रेडियस वाला, और इसके सरफेस से एच हाइट ऊपर आ जाओ। यहां पर एक छोटा सा पार्ट देखो, क्या लगता है अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या उतना ही रहेगा या कुछ कम हो जाना चाहिए डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण? सर कम हो जाना चाहिए। तो कम हो जाना चाहिए, तो मैंने अब लिखा डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर के बदले आर प्लस एच, क्योंकि डिस्टेंस जो है अर्थ के सेंटर से है आर प्लस एच। अब मुझे ये बताइए कि इसे आप एम जी डैश कह सकते हैं। जी डैश क्या होगा, न्यू सर जी अपॉन ग्रेविटेशनल
1 plus h r square. एक्सलेशन एट हाइट h, क्योंकि ये बदल गया है तो अब इसे mg तो कहेंगे नहीं, तो हमने mg डैश कह दिया। अर्थ के सरफेस पे कह रहे थे mg, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसी को हम वेट कहते थे mg, लेकिन h हाइट पे इसे mg अब नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये कुछ बदल गया है। तो अब हमने देखा g डैश किसके बराबर, m से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो gm बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। और एक पॉइंट देखिए, r h के साथ मैंने r को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, कोई अंतर तो पड़ने नहीं जा रहा। अब r कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर ले आए 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, और याद करिए जी एम बाई आर स्क्वायर को स्मॉल जी कहा करते थे। आप ये फॉर्मूला देखते हैं एच हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू, स्मॉल जी अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? स्मॉल जी का वैल्यू हमने याद किया हुआ है जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसलिए। सर आपने कैसे सोचा कि कैपिटल आर से स्मॉल एच को मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं? ये इसलिए हमें सोचना पड़ा क्योंकि मैं स्मॉल जी से इसे रिलेट करना चाहता था स्मॉल जी डैश। तो याद है मुझे कि कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर को स्मॉल जी कहते हैं, तो डिनोमिनेटर में मुझे आर स्क्वायर चाहिए था, इसलिए यहाँ ये मैनिपुलेशन किया हमने। तो जी डैश कितना आया? जी अपॉन 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर। तो सर मेरे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और या इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला तो उसका यूज कैसे करेंगे? तो डेरिवेशन यदि आपके समझ में आए तो अच्छी बात, और नहीं समझ में आए तो ज्यादा स्ट्रेस ना लो, 11th में फिर ये समझाया जाएगा आपको। लेकिन इसको अप्लाई करना तो सीख लो। यदि आर हाइट पे कोई पार्टिकल हो तो वहां पर उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपको यदि ये जी डैश लिखने का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप इसे नहीं बता पाएंगे। सर मैं एग्जाम के टाइम पर डिराइव कर लूंगा या कर लूंगी, बड़े अच्छे विचार हैं, लेकिन इसमें एक परेशानी है कि एग्जाम में टाइम तो कम रहता है ना, तो डेरिवेशन करेंगे फिर फॉर्मूला आएगा फिर आप अप्लाई करेंगे, और डेरिवेशन में आप गलती ना करें वो भी, तो उससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला भी याद रखें जिससे डायरेक्ट अप्लाई करें और रिजल्ट आपको मिल जाए। अब यदि अर्थ के सरफेस से 2r हाइट तक चले आए, ये जी डैश कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। ये अर्थ मास m, तो सरफेस से कितने हाइट पे है? 2r हाइट पे है, तो एट जी अपॉन 9 h जी डैश हम लिखते हैं जी 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, जी डैश जी 1 प्लस 2r बाई आर का होल स्क्वायर, जी 1 प्लस
2 का होल स्क्वायर G3 स्क्वायर G/9। बहुत बढ़िया। तो यदि हाइट की बात करें तो हाइट बढ़ने से जी कम होता तो दिख गया। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी। अब ये कैसे सोचते हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी है। तो आप लोग पहले यहां देखिए, इस न्यूटन ने ग्रेविटेशन के लॉ सोचे और उसके बाद उसने ये सोचा कि जैसे पॉइंट मास में ये हम अप्लाई करते हैं m1m2/r², ये अर्थ और मून के बीच में भी हम अप्लाई करेंगे। यदि अर्थ और मून के बीच अप्लाई करेंगे तो दिक्कत था, ये तो पॉइंट मास के लिए था। तो उसने अपने इस आइडिया को रिटेन किया और सोचना शुरू किया कि कैसे इसे हम प्रूफ करें कि बड़े ऑब्जेक्ट में भी अप्लाई हो जाए। तो न्यूटन के टाइम तक जो मैथमेटिक्स के ब्रांच अवेलेबल थे उनसे ये पॉसिबल उससे नहीं हुआ दिखा। उसे केवल 24 साल लगे मैथमेटिक्स के एक नया ब्रांच कैलकुलस डेवलप करने में, और तब उसने एक थ्योरम प्रूफ किया जिस थ्योरम का नाम है सेल थ्योरम, और उसके बाद उसने अपनी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पब्लिश की। इसका मतलब ये हुआ, ये तो थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। वो क्या कहता था? सेल थ्योरम। सेल मतलब होता है थिन हॉलो स्फीयर। और उसके भीतर कोई पार्टिकल m2 रखोगे तो m2 को m1 के पार्टिकल जो अट्रैक्ट करेंगे, ये जो नेट फोर्स होगा ना 1 और 2 के बीच का, ये 0 होगा। इसे उसने प्रूफ किया कैलकुलस के हेल्प से। तो आप जब 12th में आएंगे मैथमेटिक्स में उसे पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो न्यूटन पे भरोसा करिए कि उसने नियम दिया, उसने ये थ्योरम दिया तो सही दिया है। और ये तो एक केस था थ्योरम का कि भीतर फोर्स 0 होगा। अभी मेरा इसी से काम है। और दूसरा केस था इस थ्योरम का, या दूसरा पार्ट कह सकते हो, या तो सेल के भीतर होगा पार्टिकल, तो यदि सेल से बाहर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स m1 m2/d² आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जहां डिस्टेंस d किसका किसका लेंगे, सेल के सेंटर से पार्टिकल तक का डिस्टेंस लेंगे। आप ये नियम जब जानने लगेंगे तो ये देखो, ये अर्थ सॉलिड स्फीयर की तरह इसे हमने देखे, और फिर हमने ये सोचा कि ये बहुत से सेल से मिलके बना है। जैसे लड्डू बन रहा हो तो एक लेयर इकट्ठा करते हैं स्फेरिकल, उसके ऊपर दूसरा लेयर देते हैं, थोड़ा बड़ा स्फीयर बना, फिर तीसरा लेयर देते हैं, और ऐसे लड्डू आप बनता देखते हैं। ये बड़ा होता चला गया स्फीयर। तो अर्थ ऐसे बहुत से सेल से मिल करके बना है, ऐसा इमेजिन किया गया। अब आप देखिए कि अर्थ के सरफेस से मिट्टी हटाकर एक आपने डी डेप्थ में ले जाकर पार्टिकल को रख दिया, स्मॉल m को। अब इस m पे कौन फोर्स लगाएगा? तो m, मैंने ये जो सेल देखे जिनसे अर्थ बना है उनकी नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 नंबर वाले सेल के भीतर है ये स्मॉल m पार्टिकल, उसमें फोर्स नहीं लगेगा उस सेल के मटेरियल का।
9 का भी नहीं लगेगा, 8 का, 7 का, इन सब का नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम देख रहे हैं सिक्स्थ वाले पार्टिकल के जस्ट बाहर है ये, सिक्स्थ वाले शेल के जस्ट बाहर है ये पार्टिकल, तो वहां तक जो मास अर्थ का है उनके कारण फोर्स लगेगा इस स्मॉल पार्टिकल पे। इसका मतलब अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो कम हो गया या बदल गया एटलीस्ट। तो यहाँ जो फोर्स लिखा जाएगा उस फोर्स को हम mg डबल डैश कह देते हैं। और ये किसके बराबर हो जाएगा ये फोर्स? वो जो काले रंग का आपने कलर किया है पार्ट अर्थ का, केवल उतने मास के कारण फोर्स बनेगा, m डैश g बाय, और डेप्थ के बदले r माइनस डी का होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो आप क्या लिख लेंगे? m g डबल डैश, और ये हो जाएगा g m डैश स्मॉल m बाय r माइनस डी का होल स्क्वायर। ये स्मॉल m चला गया, g डबल डैश आप एनालाइज करेंगे, m बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू r माइनस डी का 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब, r माइनस डी क्यूब। ये आपने इतनी मेहनत से m डैश लिखा है और उसको किससे डिवाइड कर दिया? r माइनस डी के स्क्वायर से। तो g डबल डैश चला आता है जी एम r माइनस डी, नीचे जो देख रहे थे ना एक स्क्वायर 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब, नीचे यहाँ पर आ गया है r क्यूब। r कॉमन ले लेते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर 1 माइनस डी बाई आर, और इसको स्मॉल जी कह देते हैं। तो जी डबल डैश हो जाता है जी 1 माइनस डी बाई आर। तो आप लोग इतना डेरिवेशन तो करेंगे नहीं, इवन 12th 11th के बच्चे भी नहीं इतना ज्यादा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, तो एटलीस्ट ये रिजल्ट याद रखें। तो सर डेरिवेशन क्यों बताते हो? क्योंकि कई बार इनके बीच के किसी स्टेप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको यदि एक बार देखा हुआ हो तो चांस बनता है कि आप सोच सकें सही। तो सर यदि मैं सेंटर तक लेके चला जाऊं पार्टिकल को, तो डी के बदले तो मैं आर रखूंगा, तब जी डबल डैश का फॉर्मूला आप क्या बताओगे? मैं तो कहूंगा यही फॉर्मूला। तो कितना हो जाएगा? ये तो सर 0 हो गया। तो सोच के देखो, यदि पार्टिकल सेंटर पे होगा तो अर्थ के सारी पार्टिकल उसको अपनी अपनी तरफ खींच रहे होंगे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट तो 0 होना ही था, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ के सेंटर पे तो 0 हो ही जाएगा। तो आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है डेप्थ, कितना भी डेप्थ। तो सर मैं 2r डेप्थ में जाऊंगा, भाई डेप्थ जो कहा जाएगा ना, अर्थ स्फेरिकल है तो मैक्सिमम डेप्थ रेडियस के ही तो बराबर होगा, सेंटर पे पहुंच गया। और उससे भी दूर जा रहे हो तो मतलब दूसरे सरफेस के नीचे हो, तो उसके हिसाब से आप ध्यान रखिएगा डेप्थ r से बड़ा नहीं होगा, r से छोटा ही हमेशा होगा। और ये डेप्थ वाला फॉर्मूला हो गया, g ब्रैकेट में 1 माइनस डी बाई आर। यदि अर्थ का सरफेस पता है आपको और डेप्थ दे दिया जाए r/2, और वहां पर पार्टिकल हो और सरफेस के थोड़े पार्ट से मिट्टी हटाई, भीतर ले गए डेप्थ r/2 पे किसी पार्टिकल को, और वहां हम जानना चाहते हैं जी डबल डैश, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या था? g 1 माइनस डी बाई आर, g 1 माइनस r/2, g के बदले अपॉन r, g 1 माइनस 1/2, g/2 आ गया g का वैल्यू। ऐसे केसेस में डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
यहां आप 2 पॉइंट देख लें। अर्थ को स्फेरिकल नहीं मानकर, या पहले माना गया, देखा यह गया प्रैक्टिकली कि ये कुछ चपटा सा है, मतलब सेब जैसा है। तो इसके जो डिस्टेंस होंगे सरफेस पे, ये तो इक्वेटर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, तो इक्वेटर पे जो रेडियस मिल रहा है, और ये पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो पोल वाला जो रेडियस मिलेगा, इसमें हम क्या देखते हैं, पोल वाला रेडियस छोटा है इक्वेटर वाले रेडियस से। तो यहां देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी। तो यहाँ जी का वैल्यू तो हमने याद करके बैठे हुए हैं हम लोग, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो सिंस आर पोल इज लेस देन आर इक्वेटर, implies that 1 by r pole square is greater than 1 by r equator square। अरे डिनोमिनेटर में आया ना, 4 छोटा है 5 से, तो 1 by 4 बड़ा हो जाएगा 1 by 5 से। तो आप ऐसे देख लो, और इससे हमें पता चल गया जी पोल इज ग्रेटर देन जी इक्वेटर। कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, डेसिमल के चौथे डिजिट तीसरे डिजिट पे अंतर आएगा। 9 पॉइंट जैसे आप 8 कह रहे हैं, या 9.78 है, तो उसी में डिसिमल के दूसरे तीसरे डिजिट पे हल्का सा कोई अंतर आएगा, एक या चौथे डिजिट पे। लेकिन पूछ देता है कि कहां पर ज्यादा होगा। तो जब आप पोल पे रखोगे कोई ऑब्जेक्ट, तो सेंटर के नजदीक है, उस पे ज्यादा होगा ही, वहां ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी। तो जब आप किसी कार में बैठे हो और टर्न ले बहुत ज्यादा स्पीड से, तो आप एक फोर्स फील करते हो जो सर्कुलर पाथ के रेडियली आउटवर्ड आप पे लग रहा होता है, स्यूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये 11th में आके हम लोग सीखेंगे डिटेल। तो इसके कारण जो होता है इफेक्टिव mg कम हो जाता है, क्योंकि mg से आप देख रहे हैं अर्थ के घूमने के कारण, सीधो फोर्स आने के कारण जो इफेक्टिव वैल्यू है वो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर हो गया। तो ये 11th में तो जरूर पूछता है, और 9th में केवल इतना इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान रख सकते हैं आप कि रोटेशन के कारण इक्वेटर पर जी का वैल्यू कम हो जाता है। जैसे शेप के कारण था जी का वैल्यू कम इक्वेटर पे, यहाँ रोटेशन के कारण जी पोल के रेस्पेक्ट में जी का वैल्यू कम हो जाता है इक्वेटर पर। इतना ही रखते हैं ग्रेविटेशन में, और कुछ आपको पूछना हो तो अगले टर्न पे पूछिए। थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir.